Good evening, everyone. Good evening, Kamini. Good evening, Soumya. Good evening, Tanu. Good evening, Kashish. Good evening, Diksha. और आदर्श कहाँ से आ रहे हो आप? काफी दिनों बाद। गुड इवनिंग सर। क्या मतलब फॉर्म कल रिलीज हो गया तो चलो अब सोचा कि पढ़ लेते हैं। कहाँ थे इतने दिन से? सर कुछ सिचुएशन थे कि मैं नहीं आ पाया क्लास पे। तो अभी क्या चल रहा है? परफॉर्मेंस पढ़ाई कैसी चल रही है? सर ठीक चल रही है, मैं टेस्ट दे रहा हूँ सर। अच्छा, टेस्ट कब दिया था? कल वाला? यस सर। अब कॉलेज में तो नहीं है पेपर वगैरह मई में? नो सर, अभी तो नहीं है, बाद बीच में है सर, 10 तारीख के बाद। 10 क्या, जून? में। अच्छा, 10 मई के बाद है तो मतलब अभी है, फिर तो टाइम में कितना रह गया। तो करो भाई तैयारी, थोड़ा सा टाइम ही रह गया, फॉर्म भी आ गए अब तो आपके। ठीक है। यस सर। और देखो, आपको वो चीज़ तो पता ही होगी, सुबह मैंने वीडियो भी अपलोड करी थी कि भाई एग्ज़ाम जो है इनका 8 और 9 जून को ही है। बीएससी पैरामेडिकल का 8 जून को होने वाला है और बीएससी नर्सिंग का जो है वो 9 जून को होने वाला है। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि आप सबने जो सेंटर डाले हैं वो अपने उत्तराखंड में ही डाले हैं? किसी ने अपना एम्स का बीएससी नर्सिंग का सेंटर उत्तराखंड से बाहर तो नहीं डाला, जो उत्तराखंड का एग्जाम देने वाले हैं? है कोई ऐसा? तो देखो, इतनी सी चीज समझो कि अभी तो देखो फॉर्म भरो मत, क्योंकि अभी हो सकता है क्या पता चेंज हो जाए। ठीक है। अगर उनको मतलब बच्चों ने कॉल वगैरह किया होगा या मेल वगैरह करते हैं तो क्या पता उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो कुछ एक्शन ले लें। ठीक है। और एट द एंड अगर चेंज नहीं भी होती है उत्तराखंड वाले की डेट, तो क्या होगा कि आपको उत्तराखंड बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम जो है वो छोड़ना होगा, अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, वो तो 100% छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि एक ही सेम डे को आप दो एग्जाम तो किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। भले ही आपका एक ही सिटी में एग्जाम एग्जाम सेंटर क्यों ना आ जाए, बट टाइमिंग जो है वो मतलब वैसी नहीं बैठेगी कि आप दोनों एग्जाम दे पाओ। तो अभी जो है बीएससी पैरामेडिकल का तो बिल्कुल फॉर्म नहीं भरना है आपने। ठीक है। और बीएससी नर्सिंग का जो फिल करेगा, तो आपने जो एम्स में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम सेंटर फिल किया है, जैसे मान लो, क्या सेंटर थे आपके एम्स में उत्तराखंड में? देहरादून था एक, तो हल्द्वानी था और रुड़की था। तो जो आपने पहले नंबर पे फिल करा है एम्स में बीएससी नर्सिंग का सेंटर, जैसे किसी ने अगर देहरादून करा है, तो उत्तराखंड वाले में भी वो देहरादून ही डालेगा पहले नंबर पे। या फिर अगर किसी ने हल्द्वानी सेंटर चूज करा है तो उत्तराखंड वाले में भी हल्द्वानी ही डालेगा। ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आप देहरादून जाते हो तो आप कोशिश यही करो कि अगर मान लो 9 जून को बीएससी नर्सिंग का उत्तराखंड वाला एग्जाम होगा तो आप वहीं पर स्टे कर लो, एंड उसके बाद अगले दिन वहीं पर पेपर दे दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? तो अभी तो फॉर्म फिल करना ही नहीं है किसी को भी। अभी थोड़ा सा सब्र रखो, उसके बाद जब करना होगा तो देख लेंगे फिर। ठीक है। चलो, तो हम जो है सुबह ये कर रहे थे। ठीक है। केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ ली थी, अल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। तो एनसीईआरटी खोली किसी ने? नहीं खोली दिन में इस चैप्टर की? खोली। पढ़ा फिर खोल के? हाँ। ठीक है। यस सर। तो थोड़े रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह जरूर देख लेना, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद है नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और देखो, जो चैप्टर चल रहे हैं आपके पास भरपूर टाइम है पूरे दिन में। तो अभी आपको कोशिश यही करनी है कि भाई कम से कम 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ये सोच लो, पड़ोस के या रिश्तेदार के जो लोग होंगे वो किसी अच्छे कॉलेज में होंगे, और आप फिर क्या कर रहे हो कि या तो फिर से ड्रॉप लेने की सोचोगे, जो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा बिल्कुल भी, या फिर आप क्या करोगे, बैंक जाओगे और बोलोगे कि सर यहाँ एजुकेशन लोन मिलता है क्या?
ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो प्लीज 1 महीने के लिए अच्छे से सीरियस हो जाओ, लास्ट के 30 डेज रह गए यहाँ से, ठीक है ना। और ये है कि आज जो है मैं आपको वो भेज दूंगा, जो भी उत्तराखंड या यूपी का पेपर दे रहे हैं। तो आपको अगर पता है या नहीं पता है तो यूट्यूब पर जो है मैंने जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसके कुछ लेक्चर्स वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। तो आज जो है मैं आपको 2 प्लेलिस्ट भेजूंगा। वो प्लेलिस्ट जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कर लो। जिसका नीट का पेपर है वो अभी ना करे, जिसका नीट का पेपर नहीं है वो 2 से 3 दिन के अंदर उसको जरूर देख ले, ठीक है। और 2x पर करके देख लो, उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर कुछ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। वरना ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि अगर आप देखकर उनको चीजों को समझ लोगे तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हो, अगर लगता है कि भाई ये चीज मैं भूल जाऊंगा, तो आप उनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आप जरूर देख लो। उसके बाद क्या है, अभी बीच में ही मैं आपको इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। हमें कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने, टॉपिक्स कुछ पढ़ने हैं और उनके बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे, एक तो टेंसेस पढ़ने होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं, और बाकी जो है बाकी तो प्रैक्टिस ही हम करेंगे, ठीक है। बाकी क्लास में मैं आपको हर टॉपिक की एक एक बार 2 2 बार प्रैक्टिस करवा दूंगा। बाकी मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा जहां से आप जितने चाहो उतने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना इंग्लिश में स्कोर अच्छा आएगा। क्योंकि 20%, मतलब अगर उत्तराखंड की बात करो या यूपी की बात करो, दोनों ही केसेस में 20% सिलेबस आपका इंग्लिश का है। तो वो 20 नंबर उत्तराखंड में या यूपी में 40 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। तो वो 20 क्वेश्चंस में से मैं चाहता हूं कि भाई कम से कम 15 तो सही होने ही चाहिए, ठीक है ना। अब क्या पता कि फिजिक्स किस लेवल की पूछ लें, केमिस्ट्री किस लेवल की पूछ लें, हमें नहीं पता। तो ये है कि जो थोड़ी इजी सब्जेक्ट है उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और आज अभी टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो अभी बन ही नहीं पाया टेस्ट। और मतलब उसको फिर कल या परसों कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आपको 11वीं के फिजिक्स के टेस्ट लूंगा, उसका शेड्यूल मैं आपको भेज दूंगा जल्दी ही, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक पर। तो पहला फिर है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में, ठीक है। तो फिनॉल की प्रिपरेशन हम देखेंगे। फिनॉल का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। तो यहाँ पर हमने जो है इससे बनाया है ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है। अच्छा बताओ इसका नाम क्या होगा, एनिलीन। है क्या होगा, एनिलीन। एनिलीन होगा, ठीक है। और अगर खाली NH लगा होता है यहाँ पे, अच्छा वो तो ठीक है, वो तो C5H5NH2 था, ठीक है। वो सुबह एक और पढ़ा था हमने, C5H5NH2, वो था आपका पिरिडीन, ठीक है। वो C5 होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना वो बेंजीन के ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एनिलीन है, NH2 इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका अमीनो ग्रुप लगा है। NH2 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। NH2 ग्रुप कहीं पर भी लगा होगा इसका मतलब क्या है, अमीनो ग्रुप। तो इसका एक अलग सा टॉपिक भी है, लाइक अल्कोहल फिनॉल ईथर अभी आप पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पढ़ोगे, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जो है फिर आपका लास्ट में अमाइंस वाला जो चैप्टर है उसमें इसी ग्रुप के प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ते हो, अमीनो ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर एनिलीन लोगे, ठीक है, C6H5NH2, ये क्या है, एनिलीन, ANILINE, एनिलीन जब आप लोगे और उसका रिएक्शन आप करवाओगे NaNO2 से, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO2 क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट, RITE। सोडियम नाइट्राइट लिया, HCl लिया, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। और जो है वाटर लिया आपने, ठीक है। तो ये जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। और इसी तरीके से एक और मेथड इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा इसका नेम बताओ क्या होगा, इस वाले कंपाउंड का। क्यूमीन। क्यूमीन, अच्छा ये कॉमन नेम है इसका, हाँ। ठीक है। और IUPAC नेम, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसो नहीं, वो भी तो वो IUPAC नेम थोड़ी होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
देखो ऐसा है ना, जिस कार्बन से आपका बेंजीन जुड़ा है उसी पर आपके क्या लगे हुए हैं, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, वन वन डाई मिथाइल, वन वन डाई मिथाइल, क्या बोल सकते हो, फिनाइल। इसका जो नेम होगा, आईयूपीएसी नेम जो दे रखा है वो एक्चुअली ऐसा होगा, वन टू, अच्छा वन। काफी कंफ्यूजिंग सा नेम है इसका। तो एक नेम तो इसका ये भी हो सकता है ना, जैसे कि हम क्या ले लें कि टू पर क्या लगा है, फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो टू बेंजाइल प्रोपेन कह सकते हैं या टू फिनाइल प्रोपेन कह सकते हैं, ठीक है। तो टू बेंजाइल प्रोपेन, तो इसका ये नाम कह सकते हैं। अगर मान लो आप ये तीन कार्बन की स्ट्रेट चेन ले लेते हो और सेकंड वाले कार्बन पे आपका क्या लगा है, फिनाइल या बेंजाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये आपका इसका वो हो सकता है आईयूपीएसी में, ठीक है। और बाकी क्या कह रहे थे, इसका कॉमन नेम क्या बताया था, जिसने भी बताया था। क्यूमीन। क्यूमीन। क्या बोला था, क्यूमीन। ठीक है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी वही है, मतलब उसका कॉमन नेम ही है, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम इसमें जो एक और दे रखा है वो है आपका प्रोपेन टू ऑयल बेंजीन, मतलब यही है इसका सही नाम, ठीक है। टू बेंजाइल प्रोपेन ही कह सकते हो। और बाकी इसका जो कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन, ठीक है। CUMENE। और इसी को आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कह सकते हो। आइसो इसलिए क्योंकि आपका जो चेन है, चेन में बीच में जो है वो आपका क्या बोलते हैं, मतलब बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन जो है, मतलब इसका क्या करवा रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। पहले हमने O2 के साथ रिएक्शन करवाया, उसके बाद ऑक्सीडेशन के बाद हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, तो हमें क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, ठीक है। अब इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दी है, कुछ खास तो दी नहीं है, एनसीईआरटी में देख लेना, क्या पता एक आध एक्स्ट्रा और दी होंगी। तो फिनॉल को हम पहले क्या करवा रहे हैं, 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पे रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ मुझे लग रहा है कुछ और भी आएगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन कैसे बन जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पर Cl2 और आएगा, ठीक है। तो Cl2 जो है, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, इन्होंने ना ये रिवर्स करके लिखी हुई है रिएक्शन, ठीक है। तो इन्होंने करा क्या, ये केमिकल एक्चुअली रिएक्शन मेरे को लग रहा है, अच्छा यहाँ तो खाली प्रिपरेशन ही है, ठीक है, प्रिपरेशन है। तो तीसरा जो मेथड है प्रिपरेशन का वो क्या है, क्लोरोबेंजीन से है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को जब आप 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पर रख रहे हो और किससे रिएक्ट करवा रहे हो, NaOH से रिएक्ट करवा रहे हो, तो भी आपको क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। मतलब ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया इससे, और ये वाला आपका थर्ड मेथड हो गया क्लोरोबेंजीन से। और फोर्थ मेथड जो है वो ये वाला है, ठीक है, जो फिनाइल के ऊपर SO3H लगा हुआ है, ठीक है, सल्फोनिल ग्रुप जो लगा है। तो इसका जो है आपने NaOH से रिएक्शन करवाया और उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, H प्लस, ठीक है।
तो वही क्या बोलते हैं, मतलब एसिडिक इसका हाइड्रोलिसिस करवाया, तो NaOH और H प्लस के केस में आपको फिर से यहाँ पर SO3H जो ग्रुप लगा यहाँ से, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये 4 मेथड आपको दिए हैं प्रिपरेशन के। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो ये फिनॉल के केमिकल रिएक्शंस है। तो ये आपको यहाँ से रिएक्शंस दी हुई है, सेंटर में आपको फिनॉल दिया हुआ है। अब पहली जो रिएक्शन है वो ये है, Br2 इन CS2, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में जब आप Br2 का मिक्सचर इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको यहाँ पर ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। ये जो पहला वाला है आपका वो क्या है, ऑर्थो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है। और उसके बाद दूसरा जो है वो आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो रिएक्शन है वो आपका यहाँ पर 3Br2 है, एक्वस फॉर्म में आप Br2 ले रहे हो। तो 3Br2 के जब यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोफेनॉल। ट्राई नाइट्रो कैसे हो गया ये? ये तो ट्राई ब्रोमोफेनॉल है ना। ये रिएक्शन शायद गलत लिखी है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से NO2 की रिएक्शन होती है यहाँ पे जब आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रोमोफिनॉल। रुको मेरे को NCERT चेक करने दो एक बार। और ये बताओ मेरे को, EW सर्टिफिकेट बन गया सभी का जिसका बनना था? है कोई ऐसा यहाँ पर? सर मेरा रह रखा है अभी वो पटवारी के साइन नहीं हुए उसमें। दे दिए हैं डॉक्यूमेंट बट वो अभी साइन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उनकी ड्यूटी थी ना कहीं और। ठीक है, तो जल्दी करो फिर, ठीक है, जल्दी बना लो। तो इसकी जो रिएक्शन है ट्राई नाइट्रोफिनॉल वाली, तो देखो ऐसा है ना, ये जो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, अब ये पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, ट्राई नाइट्रोमोफिनॉल, ये पता नहीं कौन सा कंपाउंड है भाई। ये तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। ट्राई नाइट्रोमोफिनॉल। सर एनसीईआरटी में ट्राई ब्रोमोफिनॉल लिखा है। ट्राई ब्रोमोफिनॉल होगा ना, या एक ट्राई नाइट्रोफिनॉल तो होता है, वो तो मुझे पता है, वो तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्शन होती है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। ठीक है। तो हाँ सही है, तो ये जब Br2 के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो भाई इसका नाम ये गलत लिखा है, बनेगा यही, मतलब Br2 के साथ ये वाली रिएक्शन होती है। और इसी तरीके से एक रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड HNO3 वाली, यहाँ पर दिए कि नहीं दिए, ये दी है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो भी यही सेम ऐसे ही आपका रिएक्शन होगा। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएंगे आपके, NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप हो जाएंगे। तो ये वाला जो होता है वो क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि जब आप Br2 के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, सॉरी ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये बनेगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ये वाली रिएक्शन, और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ आपके 2,4,6 पे NO2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है यहाँ पर, NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है पहले, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका फिनॉल तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप यहाँ पर और लग जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम बताओगे कोई, क्या होगा? कोई बताएगा इसका नेम क्या होता है? बोलो। देखो इसको मैं पूरा रिएक्शन कंप्लीट करके भी दिखा देता हूँ, ये वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए देखो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सबसे पहले फिनॉल आपके पास है। फिनॉल की रिएक्शन जब आप NaOH से करवाते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपको क्या मिलता है? सोडियम बेंजोएट मिलेगा। ठीक है, ये मिला। इसके बाद जब आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, ठीक है, ये रिएक्शन जब आप कराओगे तो आपको ये मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और इसका जो नेम होगा वो नेम देख लो क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इन्होंने क्या करा, सफिक्स किसका ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लिया, और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी का यूज कर लिया, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यूज कर लिया। और इसका कॉमन नेम पता है किसी को? सैलिसिलिक एसिड। हाँ ठीक है, तो ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाली। ठीक है, तो क्वेश्चन में मतलब कभी पेपर में तो सीधी सीधी ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, तो जब आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, बेंजीन प्लस ZNO बनता है। क्या बनता है? बेंजीन प्लस ZNO बनता है। यानी कि जब कभी भी आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाना हो, ठीक है, बेंजीन के ऊपर से फिनॉल को सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट करना हो, तो आप ये वाली रिएक्शन यूज करते हो। और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि कई बार जो है आपको ना, आपको जो फ्लो चार्ट्स दिए जाते हैं ना, मतलब रिएक्शन ऐसे दी जाती है कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ होगा, तो इसमें ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मतलब रिएजेंट क्या होगा या प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वहां पर इस रिएक्शन का बहुत काम होता है। मतलब कि जैसे फिनॉल दे दिया, और फिनॉल से मान लो कोई और फंक्शनल ग्रुप लेके आना है फिनॉल वाली जगह पे, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर लेते हो, सो दैट कि फिनॉल का अल्कोहलिक ग्रुप हट जाए वहां से। अब अल्कोहलिक ग्रुप जब आपने हटा दिया, मतलब बेंजीन सारे ग्रुप से फ्री हो चुका है इस टाइम पे। अब इसके बाद मान लो आपको क्या बनाना है, कुछ और बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, ठीक है, जैसे मान लो बेंजीन की कोई भी डायरेक्ट वाली रिएक्शन होती है ना, इसमें पता नहीं है कि नहीं है, वो शायद हमने उसमें पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, रुको मैं बताता हूँ। एक कहने का मतलब ये है कि जो बेंजीन की हमने डायरेक्ट वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना, कि बेंजीन के ऊपर अगर हमें कोई और फंक्शनल ग्रुप लेके आना है, ठीक है, सिंपल सा है कि कोई और फंक्शनल ग्रुप अगर लेकर आना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, फिनॉल से अगर किसी और में कन्वर्ट करना है जहां पर अल्कोहलिक ग्रुप की जगह आपको कोई और फंक्शनल ग्रुप लेके आना पड़े, तो सबसे पहले आप उसको सिंपली जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवा के बेंजीन में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद दूसरा आप रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका Na2Cr2O7 के साथ, ये क्या बोलते हैं, ये सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। ठीक है, Na2Cr2O7, और साथ में क्या है, H2SO4। तो ये आपकी 2 बार में ये कंप्लीट होगी रिएक्शन। पहले स्टेप में Na2Cr2O7 से करवाओगे, और उसके बाद H2SO4 से करवाओगे। ठीक है, तो इसका नेम कोई बताएगा, इसका नेम क्या होगा? बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो इसका नेम होगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये नेम इंपॉर्टेंट है इसका, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो बेंजोक्विनोन जो है इसका नेम होगा। अब ये ओन क्यों आ रहा है लास्ट में, ओन इसलिए आ रहा है बिकॉज ये वाला एक कीटोन ग्रुप लगा है और ये वाला एक कीटोन ग्रुप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसलिए लास्ट में ये ओन आ रहा है, कीटोन का सफिक्स। ठीक है, और साथ में आपको एक बेंजाइल ग्रुप जैसा दिख रहा है यहाँ पर।
ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें आप सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 के साथ क्या करवा रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपकी ये वाली है। जब आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलता है, सोडियम बेंजोएट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। तो ये वाली रिएक्शन तो यहाँ पर भी हमने देख ली थी सैलिसिलिक एसिड वाले में, तो ये वही रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटिक मीडियम में H+, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में जब आप करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर मिल जाएगा, क्योंकि ये आपको एक ये बेंजीन रिंग हो गई, उसके बाद OCOR- ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। OCOR- ग्रुप मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ईस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन पता नहीं एनसीईआरटी में कहाँ दी है। ये लोग पता नहीं एनसीईआरटी में कहाँ दी है, मेरे को मिल नहीं रही, बट ये देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया और प्लस वाटर हो गया, और यही सेम जो रिएक्शन है ये मैंने आपको सुबह बताया था, ये क्या है, इसका नाम क्या था, R-CO का होल ट्वाइस O, ये क्या चीज थी भाई, अरे एसिड एनहाइड्रेट बताया था ना आपको, ठीक है। तो जब आप एसिड एनहाइड्रेट की रिएक्शन करवाओगे तो भी आपको यही सेम मिलेगा। एक तो आपको क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब ये वाली जो आपको रिएक्शन दिख रही होगी ना, ये सेम आपको अल्कोहल की रिएक्शन की तरह दिख रही होगी, क्योंकि अल्कोहल वाली रिएक्शन में भी आपने सेम ये चीज पढ़ी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ईस्टर मिलेगा, और एसिड एनहाइड्रेट के साथ करवाओगे तो यहाँ पर ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो वही सेम टाइप की रिएक्शन आपको फिनॉल में भी मिलेगी, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर R-COCl यानी कि वही एसिटिल क्लोराइड है, और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, ईस्टर मिल रहा है, और ये रिएक्शन आपने क्या है इसमें अल्कोहल में भी देखी थी, तो अल्कोहल में भी देखी थी यही वाली सेम रिएक्शन, ये लिखी हुई है R-COCl पेरिडीन के प्रेजेंस में RCOR-, ठीक है। तो यही सेम आपको मिल रहा था। तो ये तीनों रिएक्शन आपकी सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी हो गई है अल्कोहल वाली। और उसके बाद जो है देखो, एक डिफरेंस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि फिनॉल को जब कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाओगे तो 2, 4, 6 तीनों ही पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम डाइल्यूट HNO3 के साथ करोगे तो आपको ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल चाहिए या फिर आपको ट्राई नाइट्रोफिनॉल चाहिए, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा। तो इतना क्लियर है सभी को, यस यस सर। सर। ठीक है। यस बाकी सर। एनसीईआरटी से इसको जरूर देख लेना एक बार, इसकी जो अगर कोई केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म वगैरह है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चार्ट आपको लास्ट में रिवीजन के टाइम पे भी बहुत हेल्प करेंगे। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर ईथर्स, ठीक है। ईथर्स के बारे में देख लेते हैं। तो ईथर्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, पहले ईथर का वो समझ लो, जनरल जो फॉर्मूला होता है वो ROR- हो सकता है। अब ये R- का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है वही सेम एल्काइल ग्रुप इधर भी लगा हो, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप भी हो सकता है और ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका जो ईथर है वो ऐसा भी हो सकता है CH3O, फिर यहां से सिंगल बॉन्ड इस तरीके से फिनाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो ये भी आपका एक टाइप का ईथर है। या फिर ऐसे लिख दो CH3O CH3, ये भी आपका ईथर है, कि डाइमिथाइल ईथर हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3O CH2CH3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन नेम मैंने बताया आपको। तो ये आपका क्या हो गए, सारे ईथर हो गए। मतलब ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन जो होगा उसके दोनों ग्रुप आप उसके दोनों तरफ आपके या तो एल्काइल ग्रुप होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर दोनों तरफ क्या होंगे आपके फिनाइल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर एक तरफ फिनाइल और एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है आपका अल्कोहल से। जब आप अल्कोहल का रिएक्शन आप H2SO4 से करवा रहे हो, H2SO4 से करवाने का मतलब है आप इसका डिहाइड्रेशन करवाओगे, ठीक है। तो जब आप डिहाइड्रेशन करवाओगे और आपने अल्कोहल के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए, तो डिहाइड्रेशन जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर H2O यानी कि H और OH गायब होगा, और H और OH जब गायब होगा, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये ROH है और एक ROH और है इसमें, ठीक है, इस तरीके से।
और इसका आप H2SO4 से, जब भी H2SO4 से रिएक्शन हो मतलब सोच लो कि डिहाइड्रेशन हो रहा है वहां पे। तो डिहाइड्रेशन जब यहाँ पर होगा तो आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हुआ और एक OH ग्रुप यहाँ से गायब हुआ, मतलब ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। ये H+ और ये OH नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो ये RO और ये वाला जो R है ये आके इधर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, ईथर बनेगा। उसके बाद ये जो टेम्परेचर लिखा है ये भी ध्यान रखना, 413 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका RX प्लस रोना। ठीक है, RONA। RX मतलब क्या हो गया, हेलो एल्केन हो गया। ठीक है, और RONA क्या हो गया आपका, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, मतलब जैसे अगर CH3ONA होगा, ठीक है, तो ये आपका सोडियम मेथानोएट होता है। मतलब इसको आप ऐसा कह सकते हो, इसका जो मतलब नेम होता है वो क्या होता है, सोडियम एल्काइलोन। ठीक है, एल्काइलोनेट इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से होगा। अगर मेथ ग्रुप है तो मतलब अगर यहाँ पर मिथाइल लगा होगा तो मेथानोएट हो जाएगा, एथिल मतलब, और इथाइल ग्रुप लगा होगा तो इथानोएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका RONA हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ किसका, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ROR मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है वो आपका फिनॉल से है। ठीक है, तो फिनॉल आपने लिया, फिर NaOH। ठीक है, NaOH से आपने करवाया इसका रिएक्शन, और RX। तो आप एक चीज यहाँ पर ये समझो कि जब आप फिनॉल का रिएक्शन NaOH से करवाओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ONA मिलेगा। अभी आपने ऊपर देखा था सैलिसिलिक एसिड जब आपने बनाया था, तो ये मिलेगा। और ये इसके साथ मतलब जैसे ये जो अभी आपने सेकंड वाली रिएक्शन देखी जिसमें RX और RONA मिल रहा था, उसी तरीके से ये भी आपका RONA जैसा काम करेगा। R यहाँ पर क्या हो गया, आपका फिनाइल ग्रुप हो जाएगा। और इसके बाद सेकंड नंबर पे देख सकते हो RX के साथ रिएक्शन करवाया, तो इसके साथ RX का जब करवाओगे तो आपको ईथर ही मिलेगा। मतलब ये सेकंड वाली रिएक्शन की कॉपी है, बस इसमें करा क्या है, RX की जगह पर यहाँ पर इन्होंने क्या ले लिया पहले, मतलब ये जो आपका RX तो लिया ही लिया है, लेकिन RONA की जगह इन्होंने पहले क्या लिया, फिनॉल लिया। फिनॉल को फिर इन्होंने उसके सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करा, यानी कि सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट करा, और फिर उन दोनों की रिएक्शन करवा दी, और उसके बाद फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ईथर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। और उसके बाद जो है ये मतलब प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिए हैं। तो पहला जो केमिकल रिएक्शन है कि ईथर को आप अगर हेलोजन हैलाइड, सॉरी, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड से जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको पहला RX मिल जाएगा और एक ROH मिल जाएगा। मतलब ये रिएक्शन क्या हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है जो अभी आपने पढ़ी प्रिपरेशन में। तो जब आपने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो एक तो आपको हेलोल्किन मिल जाएगा और एक आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है वो है आपका Br2 इन इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ जरा। बोलो, इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। C2H5COOH। C2H5COH कैसे हो जाएगा भैया, C2H5COH में तो आपके कितने कार्बन एटम हो गए, 3 कार्बन एटम हो गए, और मैंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी ऐड होता है। तो इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तभी तो एथ आएगा यहाँ पर प्रीफिक्स। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, तो सब में क्या होता है, उसका कार्बन भी ऐड होता है। ठीक है, तो जब Br2 लोगे आप एथेनोइक एसिड में तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे आपको Br जुड़ा हुआ मिल जाएगा, एक तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे और एक आपका ऑर्थो पोजीशन पे, और ऊपर OR ऐसे ही लगा रहेगा। OR का मतलब क्या है, ये ईथर ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ईथर वैसे ही रहेगा, मतलब ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, और उसके साथ जो है आपका Br लग जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका ईथर इस टाइप का होगा, मतलब एक उसमें क्या लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा है, और उसमें क्या लगा है, एक OR लगा है। तो जब ये वाला होगा तब आप जब इसकी रिएक्शन करवाओगे Br2 के साथ, तब आपको ये मिलेगा ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो रिएक्शन है वो है आपका CH3Cl। ठीक है, तो ट्राई मिथाइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन आप एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में करवाओगे तो CH3CH3 ग्रुप जो है आपका ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा। यही सेम रिएक्शन अगर आप CH3COCl के साथ करवाओगे तो COCH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे।
और उसी तरीके से अगर आप H2SO4 HNO3 की रिएक्शन करवाओगे तो NO2 ग्रुप आ जाएगा आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, आ गया समझ में? यस। तो इतना ही है, ठीक यस है बस। सर। आपका केमिकल रिएक्शंस में इतना ही है, बस बाकी आप एनसीईआरटी एक बार जरूर देख लोगे, है ना? एनसीईआरटी जो है आप एक बार जरूर इसकी पढ़ लेना। ठीक है, तो अभी जो है टेस्ट है नहीं, और कल मॉर्निंग में शायद क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अभी से बता दे रहा हूँ, बाकी सुबह मैसेज भी कर दूंगा जैसा होगा। तो फिर हो सकता है कल शाम को ही मिलेंगे सीधे। तब तक इसको रिवाइज कर लेना, और इसकी जो पीडीएफ मैंने आपको भेज रखी है उससे क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। सर। हाँ सर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट भेजेंगे आप? हाँ हाँ भेजूंगा मैं, ठीक है, उसको पढ़ लेना। ओके सर।